तो सबसे पहले बात बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान की करते हैं, जिसे इस बार दाना नाम दिया गया है। कई लोग इसे डाना भी कह रहे हैं। फिलहाल तो इस तूफान से दो हाथ करने के लिए बंगाल और ओडिशा की सरकार ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है और जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर असर डाल सकता है। बंगाल में कल से बारिश का दौर शुरू होने की बात भी कही गई है। प्रशासन ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में जाने से मना कर दिया है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में सबसे अधिक बारिश की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने इस चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दी, भुवनेश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना के बनने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 12 घंटे के भीतर अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई गई है, जिसके असर से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। As per the report received from the IMD, there is a circulation formed over Bay of Bengal near Andaman and Nicobar Islands. In the next 12 hours is likely to form into a depression and move towards Odisha and West Bengal coast. So it is likely to reach Odisha on 23rd and 24th. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज अंडमान द्वीप पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि ओडिशा और बंगाल में 23, 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 और 25 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के असर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के साथ करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। तैयारी की ओर से सभी जिला को हम लोग सतर्क किए हैं और जिला प्रशासन हर एक जगह में पूरा प्रिपेयर्ड है। मुख्यतः जो समुद्र तटवर्ती जिले हैं वहाँ हम लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए और लोगों का सहायता करने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री इसके बारे में खुद जानकारी ले रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी और एसआरसी उनका मीटिंग भी हो गया है। कोई घबराने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूरा का पूरा उड़ीसा वासी को निश्चित करना चाहता हूं कि धीरज रखिए, इसमें विचलित होने का कोई आवश्यक नहीं है। उड़ीसा सरकार पूरा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति होगा हम लोग उसको सफलता के साथ सामना करेंगे। घबराने का कोई विषय नहीं है। हालांकि आईएमडी ने अभी इस चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की जगह और तीव्रता को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इस तूफान का असर भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चक्रवाती तूफान को देखते हुए तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के मदुरई में तो इसका असर दिखने भी लगा है। बीती रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश से वहां की ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगह जाम जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश आगे भी इसी तरीके से जारी रहने का अनुमान है।
आइए जानते हैं चक्रवाती तूफान के नाम कैसे रखे जाते हैं और कभी कभी ये नाम अजीब से क्यों होते हैं। असल में चक्रवाती तूफान समंदर में होने वाली सामान्य घटना होती है और दुनिया में तमाम जगहों पर अलग अलग तूफान आते ही रहते हैं, लेकिन नाम तय ना होने से भ्रम बना रहता है और इस भ्रम से बचने के लिए इलाकों के हिसाब से तूफानों के नाम तय किए जाते हैं। और देखिए, इस काम को आसान बनाने के लिए चक्रवाती तूफानों के लिए 1953 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद 2004 से हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम रखने की शुरुआत हुई। इस संधि के तहत 13 सदस्य देश मिलकर हिंद महासागर में आने वाले तूफानों का नाम तय करते हैं। मतलब 13 सदस्य देशों ने मिलकर तूफानों के 13 नाम तय किए हुए हैं। जैसे भारत ने गति, तेज, मुरासू और आग जैसे नाम तय किए हुए हैं और इन्हें पहले से तय किए गए नामों की वजह से चक्रवाती तूफानों की पहचान होती है और इनसे निपटने में मदद मिलती है। तूफानों के अजीब नाम होते हैं। WMD के पास एडवांस में ही 169 तूफानों के नाम हैं और ऐसे 13 देश होते हैं जिन्होंने अलग अलग नाम तय किए हुए हैं। इस बार जो तूफान जिसका अंदेशा जताया जा रहा है उसका नाम डाना रखा गया है और इसके पीछे भी एक अलग वजह है कि डाना नाम क्यों रखा है। और चलिए अब बात दिल्ली की आबोहवा की कर लेते हैं। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही यहाँ की आबोहवा खराब हो चुकी है। हवा में स्मॉग की सफेद चादर नजर आती है, जबकि कई लोगों ने सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत भी की है। ये हाल तो हवा का है, जबकि दिल्ली में यमुना नदी के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। आपको दिल्ली में यमुना नदी में सफेद जहरीला झाग तैरता हुआ दिख जाएगा। इस जहरीले झाग ने लोगों को परेशान कर दिया, उनकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली में अब दिवाली के बाद छठ पर्व मनाया जाएगा, तब यमुना के इसी जल में लोग अर्घ्य देने के लिए उतरेंगे। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना नदी को साफ करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हकीकत बयां कर रही है। देखिए यमुना नदी में किस तरह से जहरीला झाग तैर रहा है। प्रदूषण के खिलाफ महायुद्ध छेड़ दिया है दिल्ली की सरकार ने, लेकिन प्रदूषण है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होते जा रहा है। देखिए, दिल्ली में छाए स्मॉग ने अक्षरधाम मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। धुंध की वजह से मंदिर साफ नजर आना बंद हो गया है। दूसरी तरफ इस स्मॉग ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को थाम दिया है। आलम ये रहा कि उजाला होने के बाद भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी और आम दिनों में हाईवे पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां थमकर चलती दिखी। इसी तरह इंडिया गेट पर भी वायु प्रदूषण का असर दिखा। इंडिया गेट कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां रोज की तरह कई लोग घूमने तो रनिंग करने के लिए भी पहुंचे। ये हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI 100 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। पोल्यूशन वैसे तो दिखने में तो दिख रहा है, काफी सारा धुंध जैसा जो धुआं स्मॉग जिसको बोलते हैं, तो वो तो दिख रहा है। बट ऐसे सांस लेने में तो जैसा पहले था वैसे ही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस बट ये दिखने में दिख रहा है कि स्मॉग बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है इस एरिया पे, तो इसका सोल्यूशन यही है कि पटाखे कम जलाने चाहिए। कल जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलें, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत फैल रहा है दिल्ली में, और इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है और पोल्यूशन से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है बॉडी को। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसमें हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है 6:30 के करीब, बट यहाँ पे यानी इतना पोल्यूशन होने लग गया जिससे यानी सांस लेने में थोड़ी महसूस सा होता है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया दिवाली से पहले भी, क्योंकि कल एक फेस्टिवल था करवा चौथ, जिसकी वजह से कल भी पटाखे बैन है, पर फिर भी इतने ज़्यादा पटाखे फूटे हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ सरकार अभी कुछ करनी है। तो जिससे हमें इस सरकार को अभी कुछ करना चाहिए इस पोल्यूशन का, जिससे जो स्कूल के बच्चे होते हैं सुबह सुबह जाते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उन्हें दिक्कत आती है। तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध महायुद्ध छिड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं पॉल्यूशन के खिलाफ क्या है दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान। प्रतिकूलता के पहला, बारिश बंद हो जाती है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण के कण पहले भी मौजूद थे वायुमंडल में, वो डिस्पर्स हो जाते थे, वो अब नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पास क्या तरीका है?
हमारे पास जो तरीका है वो तरीका है कि जो सोर्सेज हैं उनको कम किया जाए। बता दें कि प्रदूषण के स्तर को काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने सितंबर में ही विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। इस प्लान के तहत अब की सर्दियों में दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई टारगेट रखे गए हैं। टारगेट नंबर 1, ज्यादा प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट्स पर फोकस। टारगेट नंबर 2, पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव। टारगेट नंबर 3, धूल से फैलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए एंटी डस्ट कैंपेन। टारगेट नंबर 4, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर काबू करने की कोशिश। टारगेट नंबर 5, स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध के लिए एडवाइजरी। टारगेट नंबर 6, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन। टारगेट नंबर 7, जरूरत पड़ने पर ऑड इवन की तैयारी। टारगेट नंबर 8, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। टारगेट नंबर 9, मोबाइल एंटी स्मोक गन्स की तैनाती। टारगेट नंबर 10, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर काबू के लिए स्पेशल टीम का गठन। टारगेट नंबर 11, ग्रीन वॉर रूम और दिल्ली ग्रीन ऐप के जरिए प्रदूषण पर 24 घंटे नजर। टारगेट नंबर 12, प्रदूषण के डेटा की रियल टाइम स्टडी। टारगेट नंबर 13, पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक। टारगेट नंबर 14, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए पौधारोपण। टारगेट नंबर 15, कृत्रिम बारिश। टारगेट नंबर 16, कूड़ा जलाने पर पूरी तरह पाबंदी। टारगेट नंबर 17, ई वेस्ट इको पार्क का विकास। टारगेट नंबर 18, और कड़ाई से ग्रैब के नियमों का पालन। टारगेट नंबर 19, प्रदूषण के खिलाफ जन भागीदारी अभियान। टारगेट नंबर 20, पर्यावरण के नियमों का उत्कृष्ट पालन करने वाली एजेंसी को हरित रत्न अवार्ड। और टारगेट नंबर 21, प्रदूषण को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से बेहतर तालमेल पर फोकस। लेकिन टारगेट तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए मुस्तैदी से कदम उठाने के बीच का फासला दिल्ली में फिलहाल कई जगहों पर नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वानगी है राजधानी के दिल कनॉट प्लेस में बंद पड़ा ये स्मॉग टार। साल 2021 में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के दावे और वादे के साथ बड़ी उम्मीदों से इस स्मॉग टार को लगाया गया था। ये विशालकाय स्मॉग टार एक डाउनवर्ड एयर क्लीनिंग डिवाइस है जिसे अमेरिका से इंपोर्ट की गई स्मार्ट तकनीक से बनाया गया था। साथ ही दावा किया गया था कि ये स्मॉग टार हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा, लेकिन आज इसके परिसर में लगा ताला साफ हवा की उम्मीदों को धुंधला करता दिख रहा है। तो वहीं दिल्ली के लोग त्योहारी मौसम में फिलहाल हवा में घुलते चले जा रहे प्रदूषण के जहर के घटने की राह देख रहे हैं। इस टाइम दिल्ली में पूरा गैस का चैम्बर बनी हुई है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर आप पार्क में देखेंगे तो कोई भी आदमी नहीं है इस टाइम के अंदर। जो पॉल्यूशन जो है नवंबर में आता था वो अक्टूबर में आ गया है। सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कार्य कर रही। पार्क सूने पड़े हुए हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे बीमार हो रहे हैं। आज दिल्ली में जो है पॉल्यूशन के लेकर के इतनी परेशानी है कि लोग मॉर्निंग वॉकर लोग निकल नहीं रहे। आज दिल्ली के लोग जो है अस्थमा से ग्रसित की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकता हूँ कि हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो। और अब बात करते हैं सस्ते हवाई सफर की, जिसकी शुरुआत कम से कम मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने काशी से वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा में नए एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है। 40 साल बाद मध्य प्रदेश को 6वां एयरपोर्ट मिला है। इससे पहले खजुराहो में 1978 में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा मात्र 999 रुपए में कराई जाएगी। फ्लाई बिग कंपनी 5 नवंबर से रीवा से भोपाल के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करने वाली है, जिसका किराया 1 महीने तक 999 रुपए रहेगा। ये विमान 19 सीटर होगा। इसकी अभी सिंगल उड़ान रखी गई है। सरकार की कोशिश है कि जब बड़ी विमानन या व्यावसायिक एयरलाइंस अपना समर शेड्यूल जारी करेगी तो उसमें रीवा को भी जुड़वाया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि 46 साल बाद राज्य को कोई नया एयरपोर्ट मिला है। इस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। अब लोग हवाई जहाज से महज 999 रुपए में रीवा से भोपाल जा सकेंगे।
अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि ऐसी सस्ती उड़ानें आगे भी कई शहरों के बीच चलेंगी। रीवा और भोपाल के बीच हवाई यात्रा इस लिहाज से सस्ती है क्योंकि ट्रेन के जरिए रीवा से भोपाल का 3rd AC ट्रेन का किराया 925 रुपए है। मुख्यमंत्री ने अब मध्य प्रदेश में हर जिले में सरकारी हवाई पट्टी का ऐलान किया है। वहीं उज्जैन, शिवपुरी, गुना में एयरपोर्ट बनाए जाने की तैयारियां हैं। RCS योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत शामिल था और उसके अंतर्गत इस एयरपोर्ट को एक लाइसेंस एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया और ये 3C IFR हम लोग बोलते हैं ATR 72 के लिए विकसित किया गया है। उसके लिए लाइसेंस है और लगातार इसमें से दिन रात नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज यहाँ पे है और मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट होगा। निश्चित रूप से इस विंध्य अंचल को कनेक्टिविटी मिलेगी क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट चालू करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, तभी वहाँ पे शेड्यूल ऑपरेशंस हो पाएंगे। और आज लाइसेंस मिल गया, आज लोकार्पित होने के पश्चात यहाँ पे लगातार कनेक्टिविटी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। बाद सुहागन महिलाओं ने व्रत खोला। हर शादीशुदा जोड़े को इस चांद का बेसब्री से इंतजार था। करवा चौथ की खूबसूरत तस्वीरें बॉलीवुड से भी आई हैं, जहां नए नवेले जोड़े ने धूमधाम से पर्व मनाया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने भी अपने पति विक्की कौशल के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने पूरे कौशल परिवार के साथ एक प्यारी तस्वीर भी साझा की है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी अपने पहले करवा चौथ की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में वो अपने पति राघव चड्ढा के साथ काफी खुश नजर आईं। अभिनेत्री रकुल प्रीत का भी पहला करवा चौथ था। उन्होंने अपने पति जैकी भगनानी के साथ प्यारी तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में रकुल चांद देखकर व्रत खोलती नजर आईं। इनके अलावा शिल्पा शेट्टी जो सभी फेस्टिवल को बहुत धूमधाम के साथ मनाती हैं, उनका करवा चौथ काफी चर्चा में रहता है। वो हर बार पति राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार भी उन्होंने करवा चौथ के मौके पर अपनी प्यारी तस्वीरें साझा की। आप देखिए, इनमें वो पति राज कुंद्रा के साथ ये पर्व मनाती दिख रही हैं। रवीना टंडन की बात करते हैं। उन्होंने भी करवा चौथ को लेकर खास तैयारियां की थी। करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित नजर आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस पर्व से जुड़ी तस्वीरें साझा की है, जिसमें पूजा का सामान भी नजर आ रहा है। पारंपरिक ड्रेस में रवीना काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। इनके अलावा सोनम कपूर और मौनी रॉय ने भी धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया। देखिए, बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी वो अभिनेत्री हैं जो सभी फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाती हैं। उनका करवा चौथ काफी चर्चा में भी रहता है। हर साल शिल्पा पति राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस बार भी उन्होंने करवा चौथ के मौके पर अपनी प्यारी तस्वीरें साझा की। इनमें वो पति राज कुंद्रा के साथ ये पर्व मनाती दिख रही हैं। इस बीच शिल्पा करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस पर्व से जुड़ी तस्वीरें साझा की, जिसमें पूजा का सामान भी नजर आ रहा है। पारंपरिक ड्रेस में शिल्पा खूबसूरत नजर। और अब आपको दिया मिर्जा की स्पेशल रैंप वॉक दिखाते हैं। एक फैशन शो में दिया मिर्जा पहुंची तो महफिल में 4 चांद लग गए। दिया मिर्जा पारंपरिक ड्रेस में रैंप वॉक करती नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए फैशन शो की, जहां दिया मिर्जा ने रैंप वॉक किया और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। तो दिया का ये अनोखा अंदाज, दिया मिर्जा ने रैंप वॉक किया और इस कार्यक्रम की शान बढ़ा दी। तस्वीर मुंबई की है, जहां दिया मिर्जा ने एक रैंप वॉक किया। इस भव्य कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। और चलिए अब बात बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हाल ही में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की सलमान का करीबी बताते हुए हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही एक्टर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। इस पूरे मामले पर सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोमी का कहना है कि वो सलमान की ओर से माफी मांगना चाहती हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या। अयोध्या इस बार भी दीपोत्सव का नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। इस बार दीपोत्सव में 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर भव्य एरियल ड्रोन शो होगा। इस शो में मेड इन इंडिया ड्रोन अपना करिश्मा दिखाएंगे। इसके साथ ही ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों से पहले रामनगरी को सजाया जा रहा है। सरयू घाटों की सफाई और रंग रोगन का काम तेज हो गया है। इसके अलावा और भी तमाम तैयारियां दीपावली को लेकर की जा रही हैं। रोशनी से नहाई रामनगरी अयोध्या। सरयू घाटों की सफाई लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं जहां सफाई की जा रही है, क्योंकि यहां दीपोत्सव होगा।
जगमगा उठेगी पूरी अयोध्या नगरी जब एक साथ रोशन होंगे 25 लाख दिए। प्रभु श्री राम की नगरी में बनेगा भव्य दीपोत्सव का नया कीर्तिमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला ये पहला दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। इस बार अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या के घाटों पर करीब 27,000 वॉलंटियर्स की मदद से यह कीर्तिमान अयोध्या नगरी के नाम होगा। प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का उससे ऊपर ही रहेगा और इसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का सिलसिला साल 2017 से लगातार जारी है। पहले दीपोत्सव में 1,80,000 दीपक जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या के नाम हुआ था। इसके बाद से हर साल दीपोत्सव में अयोध्या नगरी नए रिकॉर्ड बना रही है। इस साल 25 लाख दिए जलाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज करने की तैयारी है। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। घाटों पर 25 लाख दियों के साथ साथ अयोध्या नगरी में दूसरी जगहों पर भी करीब 3 लाख अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए रामायण के अलग अलग खंड का प्रदर्शन भी किया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेंगे। करीब 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते को रोशन करने के लिए डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और लाइट पिलर्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या नगरी का ये अद्भुत श्रृंगार इस साल के दीपोत्सव को और खास बना देगा। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर हर वर्ष अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती आ रही है। इस बार भी पिछले बार के 21 लाख दीपक एक साथ जलने के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और 25 लाख दीपकों के नए रिकॉर्ड को बनाने वाली है। तो इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला दीपोत्सव है। इसलिए दीपोत्सव तो खास होने ही वाला है, क्योंकि दीपोत्सव की पहचान ही प्रभु श्री राम से जुड़ी है और लंका विजय के बाद वापस आने के बाद जब यहाँ पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे तो तभी से दीपोत्सव की ये परंपरा शुरू हुई थी। इसलिए इस बार का दीपोत्सव बड़ा खास होने वाला है। मनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बाजारों की रौनक दिखाते हैं। दिवाली को लेकर बाजार सजने लगे हैं और लोग अभी से दिवाली की खरीदारी भी कर रहे हैं। सूरत से लेकर चेन्नई तक उत्सव और उमंग की बहार नजर आ रही है। लोग बेसब्री से दियों के त्योहार का इंतजार कर रहे हैं। उत्सव और उमंग की बहार, आ रहा है दीपों का त्योहार। देश भर में दिवाली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर ओर दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कुछ ऐसी ही तैयारी चेन्नई में भी दिख रही है। यहाँ रंगनाथन बाजार में दिवाली से पहले खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी बाजारों में रौनक नजर आ रही है। यहाँ भी जोरों शोरों से दिवाली की शॉपिंग चल रही है। मदुरई में भी दिवाली से पहले बाजार सज गए हैं और दिवाली की खरीदारी भी शुरू हो गई है। गुजरात के सूरत में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
यहाँ दिवाली से पहले पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में मैक्सिमम लोग दिवाली के टाइम पे घर बंद करके घूमने जाते रहे और सूरत में तो घूमने के जाने वाले लोग भी और ज्यादातर लोग आउट स्टेट से और आउट स्टेशन से, मतलब महसाणा से, बनासकांठा से, सौराष्ट्र से सब रहने वाले हो जो वैकेशन के टाइम पे गांव में जाते। उसी दौरान कोई चोरी अनहोनी बनाव ना बने, इसलिए पुलिस तो हर जगह पे डिप्लॉय किया है। पुलिस ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू किया है, स्कूलों में किया है, हर जगह पे मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट आज कर रहे हैं, इस तरह हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम और पोस्टर डाल रहे हैं। जरूरी है कि उत्सव के साथ साथ सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। कहा जाता है कि दिवाली से पहले घर की साफ सफाई और उसे पारंपरिक रूप से सजाने संवारने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जाहिर है दिवाली का उत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द अवार्ड्स की। शनिवार रात मुंबई में इसका भव्य आयोजन किया गया। पिछले 157 साल से हार्पर्स बाजार महिलाओं के लिए अग्रणी नाम है। अवार्ड की शुरुआत 2007 में हुई थी। हार्पर्स बाजार की तरफ से फिल्म, टेलीविजन, कला, संस्कृति, परोपकार और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। अन्या टेलर, एमिलिया क्लार्क, जूडी फोस्टर, एलिसिया रूसो, काइली मिनोग और कीरा नाइटली जैसी हस्तियां ये अवार्ड जीत चुकी हैं और इस साल के अवार्ड के केंद्र में रही शानदार प्रतिभाओं वाली भारतीय महिलाएं। ये उत्सव, ये अपनापन, ये एकजुटता, सभी एक मंच पर। हार्पर बाजार वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार समारोह में महिला शक्ति का जश्न मनाया जा रहा है। ये महिलाएं फिर से नए मापदंड गढ़ रही हैं, परिभाषित कर रही हैं, वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही हैं। मुंबई में शनिवार की शाम को इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं की ताकत और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। Bazaar as a brand has been a champion of women for the last 157 years. And in its own way, it's been trying to change a culture based on patriarchy towards an environment that is more conducive to the strength and talent of women. So today, we're introducing a new way of doing awards by starting a human chain of inspiration, by having one award winner linked to the next, by celebrating another woman's achievement on stage. And we hope that the chain of empowerment will continue way past this evening. And the award goes to the icon of the award, none other than Isha Ambani. A huge round of applause for our icon of the year. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने हार्पर बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 में आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। I'd like to dedicate this award to my daughter Adya, who inspires me every day to do more and to do better, and to my mother, who's been my role model and who's paved the way for me. And I always tell her, Mom, thank you for walking so I could run. So really this is because of her. Ananya Pandey. A huge round of applause for Ananya Pandey, the rising star of Indian cinema. उभरती अभिनेत्री अनन्या पांडे ने हार्पर बाजार के वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 में स्पॉटलाइट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वहीं फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एट लाइट के लिए हार्पर बाजार के वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फैशन डिजाइनर अनीता डोगरे को भी सम्मानित किया गया। अनीता डोगरे को अपने अद्भुत डिजाइनों
और ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ टिकाऊ विलासिता को फिर से परिभाषित करने के लिए अवार्ड दिया गया। पैरालंपिक स्टार अवनी लेखरा को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवनी ने पैरालंपिक में 3 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय के रूप में इतिहास रच दिया था। Winner is my fave, the ever so stunning Kriti Sanon. अभिनेत्री कृति सेनन को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री ने पुरस्कार अपनी साथी महिलाओं को समर्पित किया। So the award goes to the stunning, talented Gauri. भारत की शीर्ष लग्जरी डिजाइन फर्मों में से एक का नेतृत्व करने वाली और बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने हार्पर बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में इंटीरियर डिजाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। I think age should never ever hold you back. If you want to start any business, that should never come in your way. And if you dream it, you can achieve it. हार्पर बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में 18 सुपर अचीवर महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शानदार और भव्य कार्यक्रम में न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि महिलाओं को बदलने और सशक्त बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता का भी जश्न मनाया गया।